हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आप अपने घर में एसी लगवा रहे हैं तो आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक किस किस बातों का ध्यान रखना है, मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं कि हमें जब गर्मी लगती है तो हम एसी के बारे में सोचते हैं। तो एसी कौन सा हमारे लिए अच्छा है और कौन सा बुरा है। देखिए, पहली बात मैं बताना चाहता हूँ कि एसी सबसे पहले तो पहला स्टेप जो होगा उसमें ये होगा कि आपके कमरे का साइज़ क्या है। अगर आपके कमरे का साइज़ 10 बाय 10 का है तो आप पौना पौना टन या फिर 1 टन का एसी लगा सकते हैं। और अगर आपके कमरे का साइज़ 10 बाय 12 है, 10 बाय 12 से ऊपर है तो आप 1.5 टन का एसी लगवा सकते हैं, और उससे भी ऊपर है तो आप 2 टन का एसी लगवा सकते हैं। पहली बात कि आपको डिसाइड करना है, आप छोटा कमरा है तो आप पौना टन लगाएंगे। दूसरी चीज़, आपको ये भी ध्यान रखना होता है कि आपका जो कमरा है, कमरे की दीवारें कितनी गर्म रहती है, यानी कि आपके कमरे के चारों तरफ जो दीवार हैं उस दीवार पे कहीं बाहर से धूप तो नहीं पड़ती पूरे दिन। अगर आपके कमरे की दीवार पे धूप पड़ती है तो छोटे कमरे में भी आपको फिर 1.5 टन का एसी चाहिए होगा। देखिए, आप सोचेंगे कि 1.5 टन का एसी हम यूज़ कर रहे हैं, ये 1.5 टन का एसी हमें लगाना है तो उससे तो बिजली ज़्यादा खर्च होगी। उसका सॉल्यूशन क्या है, मैं आपको दिखा देता हूँ। उसका सॉल्यूशन ये है। अब जैसे ये आप देख पा रहे होंगे, मेरी एक दीवार काफ़ी गर्म रहती है क्योंकि उस तरफ धूप रहती है। धूप वाली साइड से ये जो दीवार है ये गर्म रहती है। तो मैंने यहाँ पे इंसुलेशन के रूप में एक दीवार को कवर किया हुआ है, और वाकई में आप यकीन नहीं करेंगे, इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है कूलिंग में भी। और ये जो गर्म रहती थी, हाथ लगाने पे गर्म रहती थी, ये अब गर्म नहीं लगती। हालांकि यहाँ पे जो इसके बीच में जो गैप है, जो दो फोम को आपस में मिलाया गया है, यहाँ पे मैं उंगली से फील कर सकता हूँ कि यहाँ पे गर्मी यहाँ से रिलीज़ हो रही है, पर यहाँ पे गर्मी नहीं है, ये गर्म नहीं है, ये ठंडा है। यहाँ पे क्रैक में गर्मी है। इसका मतलब ये जो पूरी, अब आप सोचिए, एक छोटा सा, मान लीजिए हीटर है, छोटा सा हीटर है, अगर उसको हमने जो है अपने कमरे में लगाया हुआ है तो वो छोटा सा हीटर भी आपके कमरे को कितना गर्म कर देता है। और इमेजिन करिए कि आपकी अगर पूरी वॉल ही गर्म हो रही है तो वो पूरी वॉल आपके कमरे को कितना गर्म कर देगी। तो इसी वजह से इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि आपके कमरे की जो वॉल है वो कोई गर्म तो नहीं होती। उस हिसाब से आपको, अगर गर्म होती है, एक भी दीवार अगर गर्म हो रही है तो अब अगर आपका 1 टन का एसी ले रहे हैं और एक दीवार गर्म हो रही है तो आपको 1.5 टन का एसी लेना चाहिए। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब भी आप एसी लेते हैं तो आप उसमें जो है फ़ीचर के चक्कर में ना पड़ें। फ़ीचर्स जैसे एआई फ़ीचर्स हो गए, वो ऑटोमेटिकली बाहर के टेम्परेचर और अंदर के टेम्परेचर के हिसाब से अपना जो है टेम्परेचर जो है एसी अपने आप सेट करता है। आप घर बनाते वक्त आपका कोई भी आर्किटेक्ट, कोई भी इंजीनियर, कोई भी बंदा आपके घर के कमरे को इंसुलेशन वाली कोई सलाह देता ही नहीं है। आप अपने कमरे में अगर एसी लगाते हैं, अगर आप अपने घर में एसी लगाते हैं, आपको घर में एसी चाहिए, तो आप अपनी वॉल के अंदर इंसुलेशन ज़रूर लगाइए। आप या फिर इस पर पैनलिंग कराइए, लकड़ी वाली पैनलिंग कराइए। अगर आपके पास पैसा है, आप अगर आर्किटेक्ट या इंजीनियर का यूज़ कर रहे हैं घर बनाते वक्त, तो लकड़ी की पैनलिंग या फिर और भी जो है इंसुलेशन टाइप की आती हैं जो नॉर्मल वॉल पे, कच्ची दीवारों पे चिपक जाती है, उस तरह की इंसुलेशन, उस तरह की पैनलिंग ज़रूर कराइए अगर आपको अपने एसी के बिल में बचत करनी है तो। अब जो स्टेप आता है वो स्टेप आता है आपको कौन सा एसी लेना है, कौन से ब्रांड का। ये तो आपने डिसाइड कर लिया कि 1.5 टन का एसी हमें चाहिए। तो आपको अब क्या डिसाइड करना है, आपको डिसाइड करना कौन सा एसी लेना है। देखिए, सभी एसी एक जैसे ही होते हैं। डिपेंड करता है जैसा जैसा आप पैसा उसमें खर्च करेंगे वैसा वैसा, जैसे कहावत है, जितना गुड़ डालो उतना ही मीठा। तो जितना आप पैसा उसमें खर्च करेंगे उसमें उतने ही फ़ीचर बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि उसमें जो कंप्रेसर वो
10 गुना अच्छी क्वालिटी का लगेगा, नहीं ऐसा नहीं होता। कंप्रेसर सारे ऑलमोस्ट सेम होते हैं। फ़र्क क्या होता है, कईयों में कॉपर की जो है कॉपर की ट्यूबिंग होती है, इसके अंदर कॉपर होते हैं, कॉपर की पाइप होती है। तो कहीं है मिक्स कॉपर लगता है, कहीं पे प्योर कॉपर लगता है। प्योर कॉपर की खासियत है वो जल्दी से हीट अब्जॉर्ब करेगा, जल्दी से हीट छोड़ेगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप अगर पैसे की बचत करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके कंप्रेसर पे ज़्यादा लोड ना पड़े, तो आप प्योर कॉपर में ही लीजिए, प्योर कॉपर वाला ही एसी लीजिए। दूसरी चीज़, आप ज़्यादा फीचर्स के चक्कर में ना पड़े कि उसमें एआई फ़ीचर्स हों या उसमें ऑटो क्लीन वगैरह कुछ इस तरह के फ़ीचर्स हों। ज़्यादा उसमें फ़ीचर्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप सिंपल अपने घर में एक इकोनॉमी टाइप में एसी ले सकते हैं तो आप वो लीजिए। उसमें बस टेम्परेचर सेटिंग हो, फ़ैन कंट्रोल, ऑटो वगैरह हो। ज़्यादा फीचर्स का कोई आप कुछ दिनों बाद ज़्यादा फीचर्स का आप यूज़ नहीं कर पाएंगे, आपको गर्मी लगेगी। क्योंकि ऑटो पे क्या होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी सेव करने के चक्कर में कूलिंग को कम ज़्यादा करता है। आपको रात को फिर टेम्परेचर जो है नीचे डाउन करना ही पड़ेगा। तो उस चक्कर में ज़्यादा एआई के चक्कर में ना भी पड़े तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप लें एक अच्छी ब्रांडेड कंपनी का एसी लें। आप कोशिश ये करें कि आप जो फेमस एसी हैं, मतलब जैसे कि फेमस ब्रांड हैं, पहला नंबर जो आपको कोशिश करना है, देखो मित्सुबिशी तो बेस्ट है, उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। उसके बाद आपको जो लेना है, उसके बाद अपने बजट के हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़, जब आप एसी ले रहे होते हैं तो आप अमेज़ॉन पे जाइए, जो भी एसी आपको लेना है उसका मॉडल नंबर सेलेक्ट कीजिए, उसको आप अच्छे से गूगल पे सर्च कीजिए और गूगल पे सर्च करके उसके फ़ीचर्स देखिए, उसमें फ़ीचर्स क्या हैं, दूसरे मॉडल से कंपेयर कीजिए। जैसे कि मेरा ये वाला मॉडल जो है ये है आपका EU18 18 BKY और 3X करके है। और एक मॉडल था, देखिए पैनासोनिक में जो है AKY हो गया आपका पिछले ईयर का 2024 का, और BKY है 2025 का। तो अब EU में जो मॉडल है EU में, और पता नहीं SU करके एक आता है मॉडल, दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए मोडल नंबर दोनों देखने में सेम है, सब कुछ सेम है, पर फ़र्क क्या है कि जो EU मॉडल है, जो इसकी कूलिंग बताते हैं, इसकी कूलिंग ज़्यादा ज़बरदस्त है EU मॉडल की, जबकि SU जो है इकोनॉमी में थोड़ा सा आ जाता है। तो मॉडल नंबर से भी काफ़ी चीज़ें पता चलती हैं, और इसलिए आप मॉडल नंबर ज़रूर चेक करें, गूगल पे अच्छे से सर्च करें, रिसर्च करें। उस मॉडल के जो है अमेज़ॉन पर जाके रिव्यूज़ देखें, नेगेटिव रिव्यू पहले देखें, उसको कितने स्टार मिले हैं, कितने रिव्यू मिले हैं। हालांकि होता यह भी है कि जो है अपना माल बेचने के लिए फ़ेक रेटिंग भी डाल दी जाती हैं, प्रमोशनल टीम से फ़ेक रेटिंग भी डलती हैं, पर आप अपने हिसाब से देखें। सेकंड चीज़ हम जो बताना चाह रहा हूँ मैं, सेकंड चीज़ हम जो देखते हैं वो ये देखते हैं आफ्टर सेल सर्विस कैसी है। आफ्टर सेल सर्विस जिस कंपनी की अच्छी है आप उसी एसी को लें। हालांकि बहुत लोग कहते हैं कि डाइकिन की आफ्टर सेल्स अच्छी है, पर मैंने हमारी साइट पे एसी लगा हुआ है, फुल गर्मियों के टाइम में भी उसकी पीसीबी को ऑर्डर करने के बाद भी पीसीबी को आने में, इंस्टॉल होने में उन्होंने पूरा 1 महीना लगा दिया, और उसके बावजूद भी पीसीबी नहीं आई थी। 1.25 महीने के आसपास जाके उनकी पीसीबी आई, और उसके बाद वो हुआ। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपका एक ब्रांड का अच्छा है तो उसकी आफ्टर सेल सर्विस भी 100% अच्छी होगी। किसी एरिया में अच्छी होती है, किसी एरिया में अच्छी नहीं होती है। तो आप अपने हिसाब से जो है एसी को सेलेक्ट करें, और एसी को रिसर्च ज़रूरी है, रिसर्च बहुत ज़रूरी है। हालांकि मैं पैनासोनिक का ये एसी लिया है, काफ़ी रिव्यूज़ जो है आफ्टर सेल सर्विस के इसके मैंने पढ़े थे, नेगेटिव थे, पर मैंने फिर भी ये इसलिए लिया क्योंकि देखिए बजट के अंदर है। दूसरी चीज़ के आफ्टर सेल सर्विस की ज़रूरत कब पड़ेगी? आफ्टर सेल सर्विस की ज़रूरत जब पड़ेगी जब ये ख़राब होगा या इसमें कोई फॉल्ट आएगा, जब पड़ेगी। पर नए एसी में जल्दी से फॉल्ट आता नहीं है। अगर नए एसी में फॉल्ट आ रहा है तो वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। तो मैंने फिर भी ये ले लिया क्योंकि मुझे ब्रांडेड चीज़ें ही, मतलब जो बाहर के ब्रांडेड चीज़ें हैं वो पसंद होती हैं, अच्छी लगती हैं। हालांकि मेरे फ्रेंड ने लिया था, उसके यहाँ मैंने कूलिंग देखी,
पैनासोनिक तो बहुत ज़बरदस्त कूलिंग थी। उसका AU मॉडल है, मेरा बस सॉरी उसका AU करके है, मेरा BU करके है। तो ये डिफरेंस है। अब ख़रीदते वक्त आपको ये देखना है कि आपके घर में रूम साइज़ देख लिया आपने, AC का ब्रांड सेलेक्ट कर लिया। अब बात आती है इंस्टॉलेशन की। देखिए हमें इंस्टॉलेशन पहले एक चीज़ ध्यान रखनी है कि कौन सी कंपनी अपने किन किन पार्ट्स पे कितना कितना जो है वारंटी देती है। जो पैनासोनिक का AC है, इस पे 10 साल तो कंप्रेसर पे है, 5 साल PCB पे है और 5 साल उसकी शायद बॉडी वगैरह पे है मेरे ख्याल से। अदर पार्ट्स में शायद बॉडी पे है, मैं 100% कंफर्म नहीं कर सकता, पर 10 साल और 5 साल PCB पे है। तो काफ़ी सारी कंपनियां जो 10 साल कंप्रेसर पे देती है वारंटी और 5 साल अपने PCB पे देती है। तो पर उसमें कंडीशन क्या है? उसमें एक कंडीशन ये है कि आप अपने AC की इंस्टॉलेशन, अगर आप बाहर के किसी न्यू AC की इंस्टॉलेशन अगर आप बाहर के किसी बंदे पे कराते हैं, बाहर से कराते हैं, तो उसकी वारंटी वॉइड हो जाती है। ये आप नोट कर लें कि बाहर किसी बंदे से नहीं कराना है अगर आपको वारंटी चाहिए तो, क्योंकि जब AC की जो इंस्टॉलेशन होती है उसी टाइम ही वो लोग सारा डेटा आपका कलेक्ट करते हैं और उससे उनको पता चल जाता है कि इसकी इंस्टॉलेशन बाहर से हुई है या यहीं से हुई है। आप जब बाहर से इंस्टॉलेशन कराते हैं तो उसका बहुत बड़ा नुकसान भी है, क्योंकि देखिए बाहर से इंस्टॉलेशन कराना मतलब जब कंपनी में जो इंजीनियर लगते हैं वो जैसे भी हों, पर उनको बाहर के इंजीनियरों से, बाहर के AC वालों से कम से कम दुगनी नॉलेज तो होती ही है, 100% दुगनी नॉलेज होती है। तो न्यू AC जब इंस्टॉल करते हैं, मैंने अपने AC के इंस्टॉलेशन के टाइम पे मैंने देखा, मैंने पहले रिसर्च कर लिया था कि क्या क्या चीज़ मुझे ध्यान देनी है, और वो मैं आगे इसी वीडियो में बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें मुझे ध्यान देनी थी। उन लोगों ने जो है सारे पॉइंट्स में से एक पॉइंट ऐसा था जहाँ पे उन्होंने थोड़ी सी प्रॉब्लम की थी। बाकी सारी उन्होंने जैसे मैंने सर्च किया था गूगल पे, वैसा का वैसे ही उन्होंने जो है प्रॉपरली आप मेरे AC को इंस्टॉल किया है। उन्होंने स्टेप बाय स्टेप वही फॉलो किया था जो मैंने उनसे एक्सपेक्ट किया था। तो अब आ गई इंस्टॉलेशन की बारी। आपने AC ख़रीद लिया। AC ख़रीदते वक्त एक चीज़ का ध्यान ज़रूर दें। देखिए मेरे साथ फ्रॉड होते होते बच गया। अगर आप इस चीज़ को ध्यान देंगे तो मार्केट में आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। उसका मैं अब लाइव एग्जांपल हूँ। मैं फ्रॉड होते होते बच गया क्योंकि मैंने काफ़ी रिसर्च की हुई थी। लोगों को पता ही नहीं होता उनके साथ फ्रॉड हो गया है। लोगों को 1% भी अंदाज़ा नहीं होता उनको फ्रॉड हुआ है। ये फ्रॉड कैसे होता है, मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। मैंने कहीं से AC बहुत अच्छे ब्रांड से, बहुत अच्छी रिटेल शॉप से AC परचेज़ किया। जो मॉडल मैंने परचेज़ किया था उसके मैंने पैसे दिए। उसके बाद फिर जो है वो मॉडल मैंने अपने बिल में ले लिया। वो मॉडल नंबर जो है मेरे बिल में लिखा हुआ था। हालांकि उसका सीरियल नंबर नहीं था क्योंकि वो उनके पास अवेलेबल ही नहीं था। उन्होंने मुझे वो प्रोडक्ट बेच दिया था जो उनके स्टॉक में ही नहीं था। ऐसा हो नहीं सकता, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो चीज़ आपके स्टॉक में नहीं है वो आपके सिस्टम में आना ही नहीं चाहिए कि भाई हमारे स्टॉक में नहीं है। तो वो उनके स्टॉक में नहीं था, उसके बावजूद भी उन्होंने मेरे को सेल कर दिया। स्टॉक में होता तो सीरियल नंबर ज़रूर डालते, बिल के अंदर सीरियल नंबर ज़रूर डालते हैं स्टॉक में होता है तो। अब मैंने जो है, उन्होंने बोला कि अगले दिन आपके जो है AC जो है इंस्टॉल हो जाएगा। अगले दिन आपके AC जो है डिलीवर हो जाएगा। अब मैंने जो है AC जो है ले लिया, मतलब परचेज़ कर लिया। उसके बाद मैं घर आ गया। अगले दिन कॉल किया, कहने लगे कि भाई हम AC रास्ते में है, पहुंचेगा, दोपहर तक पहुंचेगा। फिर अगले दिन संडे हो गया, नहीं मतलब सैटरडे को नहीं आया, डिलीवर नहीं हुआ। संडे को हो गया, संडे को मैंने सुबह फ़ोन कर दिया। सुबह मैंने काफ़ी कॉल की, मतलब हेड ऑफिस में, इधर उधर हर चीज़ में। उस रिटेल शॉप के हेड ऑफिस में मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि मेरा मैटर जो सॉल्व हो चुका है। तो उस रिटेल के आउटलेट के जो जितने भी हेड ऑफिस वगैरह थे, सब में मैंने कॉल की। सारे सेल्स टीम के सबसे बात कर ली मैंने। वो उनके पास स्टॉक में था नहीं, सेल हो गया, इसलिए उनकी गलती थी, वो वहाँ फंस गए।
और उन्होंने मुझे रिसीविंग वो भी दे दी मेरे को, जिसमें मॉडल नंबर साफ साफ मेंशन था। अब क्या वो संडे को दिन वो उन्होंने बोला आपके पास दोपहर तक पहुंच जाएगा। दोपहर को देखा तो एक मेरे पास कॉल आई डिलीवरी वाले की, उसने मुझे एसी जो है मेरे घर पे डिलीवर देने की बात बोली। मैं सोचा संडे है, बहुत अच्छी बात है, मेरे सामने डिलीवर हो जाएगा, मेरे सामने डिलीवर हो जाएगा। उसके बाद मैंने जब जैसे ही मुझे पता था मेरा मॉडल नंबर क्या है, मैंने जैसे ही टेम्पो में देखा कि भाई मेरा मॉडल नंबर ये वाला नहीं है, उन्होंने 2024 वाला मॉडल, पुराना मॉडल मेरे को चिपका रहे थे। इवन उनके पास जो मेरे पास जो बिल था, सेम बिल नंबर, सेम सब कुछ, बस उसमें मॉडल नंबर चेंज करके वो बिल पे मेरे से साइन मांग रहे थे। मैंने बिल में देखा, बिल में मॉडल नंबर चेंज था, एक पैसे किसी और चीज़ के दिए थे मैंने, पर बिल में मॉडल नंबर अलग था। उन्होंने ज़बरदस्ती, फिर भी मैंने उतरवा लिया। मैं एक बार देखूं, उतार के देख लेता हूं, उसका वीडियो बना लूँगा। मैंने उतारा उसको, उसकी प्रॉपर वीडियो बनाई कि देखिए मेरे पास बिल ये है और मेरे पास मॉडल नंबर जो है दूसरा उन्होंने भेज दिया है, और ये वाला मॉडल नंबर है, ये मेरा बिल है, इस पर मॉडल नंबर है, और एक्चुअली इसी पे ये मॉडल नंबर है। उसके बाद मैंने सेल्स टीम को ही मैंने जो है सेल्स टीम वालों से बात की। उन्होंने बोला, मेरे को ये कन्विंस करने की कोशिश की कि भाई नहीं ये मॉडल अच्छा है, ये हुआ है। मुझे पता था, मैंने बता दिया ये पुराना मॉडल है और इसमें ये फीचर नहीं है, और मुझे मेरा जो बिल पे मेंशन है मुझे वही चाहिए, चाहे कहीं से भी ला के दो, नहीं तो मैं कंज्यूमर फोरम में जाऊँगा, आपके खिलाफ़ कंप्लेंट डालूँगा। उन्होंने तुरंत वो उठवाया, और फिर अगले दिन मैंने जो है कंज्यूमर फॉर्म में डाल दिया था, एप्लीकेशन डाल दी थी कंज्यूमर फॉर्म में। और जैसे ही उनके पास मेल पहुंचा, मेल पहुंचने के जो है 2 घंटे के अंदर मेरे पास कॉल आ गई उनकी कि जी आपका मॉडल जो है आपका आ गया है। और जो है मैं देख लिया, मैं खुद उसी टाइम निकाल के ऑफिस से गया कि मेरा मॉडल ये सेम आ रखा है नहीं आ रखा। मैं फिर हाथों हाथ उस एसी की सारी सील पैकिंग वगैरह देखी मैंने कि बिल्कुल ओरिजिनल था, न्यू था, एकदम न्यू मॉडल था, एकदम सब कुछ न्यू था। तो मैंने उसको उठा के उसी टाइम मैं लेके आ गया, शाम को उसी टाइम मैं लेके आ गया कि कहीं ऐसा ना हो बाद में ऊपर बॉक्स किसी और चीज़ का हो। तो देखिए हर चीज़ में जब भी आप मार्केट से कुछ भी पैसे से ख़रीद के ला रहे हैं तो उसकी हर चीज़ में आपको डाउट करना चाहिए, आपको उस पर शक करना चाहिए। हर चीज़ पे शक करें, हर इंसान पे शक करें। शक करना बहुत अच्छी चीज़ होती है। अगर आप मार्केट से कुछ भी चीज़ खरीद रहे हैं तो किसी की ज़बान का कोई भरोसा ना करें बिल्कुल भी। हमेशा अपनी चीज़ को बड़े ध्यान से रिसर्च करें, उसके बारे में सारी नॉलेज लें, अपना टाइम निकालें, 1 घंटा 2 घंटा निकाल के वो अपने प्रोडक्ट पे सारी रिसर्च करें। तो ये मेरे साथ इंसिडेंट हुआ। तो अगर मैं उनकी बातों में आ जाता, अब जैसे काफ़ी सारी लेडीज़ हैं उनके घर पे डिलीवर करा देते हैं, वो लेके रख लेती हैं, साइन कर देती हैं। नहीं, ये साइन है, जो ये साइन अगर आप कर देते हैं तो फिर आप वहाँ पे फंस जाते हैं। तो आपका कोई भी साइन जो है बिना चेक करे, बिना नॉलेज के आप साइन ना करें, कभी नहीं करना चाहिए। तो मेरे साथ तो ये हुआ। उसके बाद अब मेरा सब कुछ उन्होंने मुझे ब्रांड न्यू सब कुछ फ्रेश पीस ला के मुझे दे दिया। मैंने कंप्लेंट वापस ले ली। उसके बाद बात आती है, ये तो मेरी स्टोरी थी, अब बात आती है इंस्टॉलेशन की। अब इंस्टॉलेशन भी मेरा सामान बिकते ही इंस्टॉलेशन टीम ने मेरे को, जो कंपनी से इंस्टॉलेशन थी, मैंने वही कराई। अब इंस्टॉलेशन से पहले हमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए मैं आपको बताता हूँ। इंस्टॉलेशन के टाइम पे देखिए, इंस्टॉलेशन के टाइम पे जो भी कॉपर है, आपकी पाइप लगती है, केबल लगती है, पाइप लगती है, और भी टेपिंग वगैरह होती है, जो भी टेप वगैरह होती है, ये चाहें आप खुद ख़रीद सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं। पर इसमें कुछ कंडीशंस होती है। पाइप जो होती है, ये ड्रेन की पाइप है, ये भी आप खुद ख़रीद सकते हैं, मतलब सब कुछ ख़रीद सकते हैं। पर कंडीशन ये होती है कि जैसे अगर आप कॉपर की पाइप अगर बाहर से ख़रीद रहे हैं तो ये आपको अगर होलसेल वाली दुकान है, अच्छी दुकान है, तो 500 रुपये मीटर तक आपको ये पड़ जाती है। 500 रुपये मीटर जो आपको मिल जाती है। तो आप सबसे पहले तो जहाँ पे आपका एसी लगना है, ठीक है, एसी के साथ जनरली 3 मीटर की केबल और 3 मीटर की पाइप जो है 10 फुट के आसपास जो है आपको फ्री मिलती है, ये एसी के साथ आती है। तो इसको
लगाने के चार्जेस नहीं होते हैं, जो इसके साथ में आती है उसको लगाने के चार्जेस नहीं होते हैं। ठीक है, हो सकता है कोई कंपनी चार्जेस ले भी, पर इसको लगाने के चार्जेस नहीं होती। स्टैंडर्ड चार्जेस जो होते हैं जैसे कि 1200 रुपये प्लस जीएसटी, इस तरह से चार्जेस एक स्टैंडर्ड चार्जेस हो सकते हैं। जो भी आपका आइटम एसी के साथ आया है उसको लगाने के स्टैंडर्ड चार्जेस होते हैं, फिक्स चार्जेस होते हैं। देखिए ये चार्जेस देना भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो ये हम चार्जेस देते हैं इससे इंश्योर हो जाता है कि आपकी वारंटी मिलेगी। और जो लगाने वाले आते हैं, आप कंजूसी ना करें, लगाने वाले आते हैं वो बहुत प्रोफेशनल होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, प्रॉपरली काम करते हैं। तो आपको क्या क्या काम करवाते हैं और क्या क्या चीज़ ध्यान रखनी चाहिए वो मैं आगे बताऊंगा। तो कॉपर आपकी 500 रुपये मीटर के आसपास आपको मिल सकती है। और केबल जो होती है, आप अगर केबल उनसे लेंगे तो 100 रुपये, 150 रुपये या 180 रुपये इस तरह से पर मीटर केबल लगती है। आप अगर इन्वर्टर एसी है, तो उसमें 3 कोर चाहिए होते हैं। 3 कोर का मतलब होता है कि उसमें 3 तार होती हैं। 3 कोर का मतलब है उसके अंदर 3 तार होंगी, 1 2 3 करके 3 तार होंगी, और चौथी तार आपकी अर्थ की होगी। अगर इन्वर्टर एसी है तो आपको 4 कोर वाली 2.5 mm की 4 कोर वाली केबल लेनी चाहिए। और अगर आपका नॉर्मल एसी है तो आपको 3 कोर में 2.5 mm वाली आपको केबल लेनी चाहिए। तो केबल आप खरीद सकते हैं। केबल को लगाने के, चाहे केबल कितनी लंबी हो, उसके पर मीटर का कोई हिसाब नहीं है, वो आपको फ्री में लगा देंगे। एसी वाले, इंस्टॉलेशन वाले कंपनी से जो आते हैं वो फ्री में लगा देंगे, उसमें कोई इंस्टॉलेशन चार्जेस नहीं होते। इंस्टॉलेशन चार्जेस होते हैं कॉपर की पाइप के, ड्रेन की पाइप के भी कभी कभी होते हैं, पर कॉपर की पाइप के पर मीटर के जो एक्स्ट्रा पर मीटर जो आपकी एक्स्ट्रा लग रही 3 मीटर से ऊपर की जो पाइप लग रही है वो आपके चार्जेबल होंगे। और साथ ही साथ अगर आप कॉपर की पाइप खुद खरीद के ला रहे हो तो सबसे पहले आप मेजरमेंट ले लो कि आपका जहाँ पे आउटडोर एसी आपको लगवाना है वहाँ से लेके आपका जो इंडोर एसी है वहाँ तक कॉपर की 3 मीटर टोटल पाइप कितनी लगेगी, और उसमें से 3 मीटर आप लेस कर सकते हैं। पर कोशिश ये करें आप उसमें 1 मीटर फालतू लेके चलें, आधा मीटर या 1 मीटर आपको फालतू ही लेके चलना है, क्योंकि कॉपर के पाइप अगर कम पड़ गई तो टुकड़ा नहीं लगाने वाले, आपको खुद लेके आना पड़ेगा। तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि जो कॉपर की पाइप आप अगर बाहर मार्केट से लेके आ रहे हैं तो आप वो ना लेके आप खुद कंपनी से लेके आए, क्योंकि जो 1400 रुपये जो पर मीटर के हिसाब होता है उसमें ये होता है कि 900 कुछ रुपये, यानी जीएसटी इंक्लूड करके 1105, 1103, 1100 रुपये पर मीटर के हिसाब से एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं। उसमें उसकी इंसुलेशन भी इंक्लूड होती है, उसकी टेपिंग भी इंक्लूड होती है, और जो इसके ऊपर टेप लगी होती है ये आपकी धूप वगैरह से बचाती है, पानी से बचाती है, आपकी फोम को, इंसुलेशन फोम को ख़राब नहीं होने देती। तो ये टेप भी इंक्लूड होती है। हालांकि जो टेप होती है वो एक लेयर ही लगाते हैं, स्टैंडर्ड जो है 1 लेयर लगाते हैं। आप कोशिश करें कि एक्स्ट्रा टेप लेके आएँ, 100 रुपये की, 80 90 100 रुपये की आप अच्छी क्वालिटी की बढ़िया टेप लेके आएँ, ये वाली इंसुलेशन वाली। एक बार टेपिंग होने के बाद उनको मैंने एक टेप और दी कि इसको पूरा लगाओ, और पूरा लगाने के फिर जो है वो अपने चार्जेस लेते हैं। तो एक कोट और लगवाओ, एक लेयर और चढ़वा दो टेप की, ताकि जो आपकी इंसुलेशन में बिल्कुल पानी ना जाए, क्योंकि अगर आपकी फोम की इंसुलेशन में अगर पानी कहीं से जाएगा तो फिर वो इंसुलेशन का काम नहीं करेगी। अगर वो गीली हो गई तो उसमें से आपकी कूलिंग लॉस होगी, यहाँ पे जो है आपकी सारी कूलिंग लॉस हो जाएगी अगर पानी जाएगा फोम के अंदर। तो पानी ना जाए इसलिए आपको प्रॉपरली आपकी जो है इंसुलेशन के ऊपर आपको प्रॉपर टेपिंग करानी चाहिए, उसको बिल्कुल सील करा दें कि उसमें हवा तक ना घुस पाए, पानी जो छोड़ोगा उसके अंदर हवा भी ना घुस पाए। अच्छा, जो आपका आउटडोर होगा वहाँ से पानी घुस सकता है, क्योंकि वहाँ पे जो है टेपिंग नहीं होगी। तो आप वहाँ पे अच्छे से टेपिंग कराएं, बिल्कुल उसके अंदर पैकिंग करा दें, ताकि ऊपर से पानी नीचे फोम के अंदर ना आ सके। केबल आप ख़रीद सकते हैं, केबल आप मार्केट से ख़रीदेंगे तो अच्छी क्वालिटी के ख़रीदना। 2.5 mm में आप बाहर से मार्केट से ख़रीदेंगे तो आपको फिर भी सस्ती पड़ जाएगी। 4 कोर लेनी है, इन्वर्टर एसी है तो 4 कोर लेनी है, और अगर नॉर्मल एसी है तो आपको जो है 3 कोर लेनी है, और 2.5 mm में लेनी है। ड्रेन पाइप आपकी ये मेरे ख्याल से 100 रुपये मीटर के आसपास शायद पड़ती है। तो आप ड्रेन पाइप भी अपनी खुद की ला सकते हैं। ड्रेन पाइप ला के वो लगा देंगे, लगाने के वो एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं, पर किसी किसी कंपनी ब्रांड में
एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेते हैं। अब इंस्टॉलेशन के टाइम पे आपको क्या ध्यान देना है, जब भी पाइप जो है, पहले क्या प्रोसीजर रहेगा, पहले जो आपका जो एसी लगेगा, एसी को लगाने से पहले जो उसकी प्लेट होती है, जो उसकी बैक प्लेट होती है जिस पे एसी टंगता है, उसमें जो फास्टनर, जो प्लास्टिक की गिट्टियाँ लगती हैं, प्लास्टिक स्लीव लगती हैं, तो वो आप प्रॉपरली दीवार में प्रॉपरली गहराई तक लगवाएं और उसमें प्रॉपरली पेंच लगवाएं। वो तो लगाएंगे ही, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात, अगर आप कंपनी से इंस्टॉलेशन करा रहे हैं तो वो लगाएंगे ही। तो लगने के बाद जो है प्रॉपरली इंस्टॉलेशन, गिट्टियाँ लगाने के बाद वो उसको लेवल करेंगे। अब लेवल क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि मैं बताता हूँ आपको, आपके एसी में बनता है पानी, और जो पानी है वो इस ड्रेन पाइप के थ्रू बाहर निकलता है। तो जो आपका एसी का जो पानी बनता है उसके, ये जो इसकी आपकी कूलिंग फिन्स होती हैं, ये इसके नीचे एक चैनल टाइप का बना होता है, जो चैनल इस पाइप से जुड़ा होता है, ड्रेन वाले पाइप से जुड़ा होता है। तो चैनल अगर आपका टेढ़ा मेढ़ा, अगर एसी आपका टेढ़ा मेढ़ा होगा तो वहाँ पे गंदगी रुकेगी और वहाँ पे पानी भी रुकेगा, जिसकी वजह से आपके एसी में से पानी टपकने लगेगा। तो इसको लेवल कराना ज़रूरी है। ये बिल्कुल सीधा होना चाहिए, चाहे आपका पाइप उस तरफ से निकल रहा हो या इस तरफ से निकल रहा हो, ये आपका बिल्कुल सीधा होना चाहिए। पाइप आपका बेंड ना हो, ये हालांकि ये देखने में बेंड लग रहा है पर ये सिर्फ इसकी इंसुलेशन मुड़ी हुई है, मैंने चेक कर लिया। ये बेंड होगा, अगर इसे मुड़ रहा होगा तो इसमें से पानी जो है प्रॉपरली बाहर नहीं निकल के जाएगा, धीरे धीरे इसमें गंदगी जमा हो जाएगी और यहाँ से पानी आपका टपकने लग जाएगा। तो पानी का पाइप के अंदर जो है प्रॉपरली आपका पूरा ड्रेन जो प्रॉपर एंगल होना चाहिए, ताकि इसका पानी का पाइप में से पानी प्रॉपर बाहर निकल सके। अब लेवल होना ज़रूरी है, पहला स्टेप। जब लगा रहे होंगे तो आप वो अपने साथ एक लेवल लेके आएंगे, वाटर लेवल लेके आएंगे, वाटर लेवल नहीं, जो आपका एक हॉरिजॉन्टल लेवल होता है उनके पास, वो लेके आएंगे, उसको सेंटर में दिखाएंगे वो आपको कि हाँ सेंटर में। उसके बाद इसको इंस्टॉलेशन आप करा लीजिए। पहला स्टेप ये लगाएंगे, पाइप निकालेंगे, यहाँ से पाइप निकालेंगे, पानी के पाइप अटैच करेंगे और इसको इसके ऊपर फिक्स कर देंगे। अब यहाँ पे वो जो है, जो अपने कॉपर की पाइप में कुछ अटैच करना होगा तो वो यहाँ पे लगा देंगे। इसके अंदर पहले से वो एक आपका एडेप्टर टाइप का लगा होता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सेकंड स्टेप होगा, वो ऊपर जाएंगे आपके आउटडोर को लगाने के लिए। आउटडोर को लगाते वक्त आपको उसकी प्रॉपर जो पोजीशन है वो ध्यान रखना है। आउटडोर को धूप में ना लगाएं। हालांकि बहुत सारे लोग कहेंगे कि वो धूप में लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये है वो है, क्योंकि वो खुद एसी इतना गर्म रहता है कि धूप से फ़र्क नहीं पड़ेगा। नहीं, आपको उसको धूप में नहीं लगवाना है। मेरे पास ऑप्शन नहीं था इसलिए मुझे छत पे रखना पड़ा है, पर आप उसके ऊपर मैं शेड लगाऊंगा। आपको धूप में उसको नहीं लगवाना है। उसका रीज़न ये है कि देखिए, कंप्रेसर तो अपनी जब चलता है कंप्रेसर तो उसमें वो हीट निकाल लेता है अपने अंदर से, पर इन्वर्टर एसी के केस में क्या होता है, इन्वर्टर एसी के केस में जो उसकी पीसीबी होती है, ड्राइवर पीसीबी, उसके मॉसफेट लगे होते हैं, वो गर्म होते हैं। तो पीसीबी में कुछ कंपोनेंट होते हैं जो वो गर्म होते हैं। जब वो गर्म होते हैं तो वो एसी वाले सेक्शन से कूलिंग नहीं लेते हैं, वो आपके जो हवा घूम रही होती है, जो उसका पंखा चल रहा होता है आउटडोर का, वहाँ से वो हवा लेके ठंडे होते हैं। तो अगर आप उसको धूप में रखेंगे तो क्या होगा, उसके जो मॉसफेट की जो पीसीबी के अंदर जो मॉसफेट लगे हुए हैं, वो धूप की वजह से बॉडी गर्म होगी और बॉडी से फिर बॉडी के पास ही लगे रहते हैं, तो मॉसफेट भी हल्के फुल्के गर्म होंगे, उसका हीट से फ़र्क पड़ेगा। दूसरी चीज़, उसको जो है छाँव में क्यों लगाना चाहिए, धूप में नहीं लगाना, क्योंकि ओपन में नहीं लगाना चाहिए। सबसे मेन नंबर होता है पानी उसके ऊपर ना पड़े, क्योंकि जो पानी होता है उससे उसकी बॉडी जो है गलती है। पानी की वजह से, पानी अगर डायरेक्टली आपकी उस पर आउटडोर की कॉपर के ऊपर पड़ेगा तो वो गलेगी, जल्दी उसमें से लीक हो जाएगा, जल्दी लीक होना शुरू हो जाएगा। पानी पड़ेगा, पानी की छींटें पड़ेंगी पीसीबी के ऊपर, तो पीसीबी के कंपोनेंट्स ख़राब होंगे। तो 100% आपको कोशिश करनी है कि उसको कहीं ऐसी जगह पे लगाएं जहाँ पे उसके ऊपर पानी ना पड़े। और अगर आप ओपन में लगा रहे हैं तो उसके ऊपर शेड ज़रूर लगवाएं, उसके ऊपर एक छज्जा टाइप का ज़रूर बनवाएं आउटडोर यूनिट के ऊपर, कि जिससे कि वो जो छज्जा है वो उसका पानी उसके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। पानी धूप पड़ जाए कोई दिक्कत नहीं है, पर पानी उसके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए।
क्योंकि पानी जहाँ जहाँ पड़ेगा वहाँ वहाँ पे कोरोजन होगा, क्योंकि ये जो पानी होता है इसके अंदर एसिड होता है, जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं फैक्ट्रियों के, गाड़ियों के धुआं वगैरह, इनमें सल्फ़र निकलती है, लेड निकलता है, पता नहीं क्या क्या केमिकल निकल निकल के हवा में जाते हैं। और जब पानी से, बारिश का पानी जब इसके ऊपर पड़ता है तो फिर बारिश का पानी जब इसके ऊपर पड़ता है तो ये एसिड बनाता है। एसिड से जो कॉपर जो है आपकी ख़राब हो सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। उसको पानी की, जितना ही सूखा रहेगा, जितना आपका आउटडोर सूखा रहेगा उतना बढ़िया रहेगा, उतना लंबी लाइफ रहेगी। जितना ड्राई रहेगा उतना अच्छा चलेगा। कई लोग, अब एक चीज़ को और ध्यान में रखिए कि कई लोग जो हैं आउटडोर यूनिट के ऊपर एक स्प्रे टाइप का जो है, कंपनियां आ गई, नई नई कंपनियां आ गई फालतू की, वो आपके आउटडोर यूनिट की कबाड़ा करने की, ऐसी की तैसी करने के चक्कर में लगी हुई हैं। वो क्या कर रहे हैं कि स्प्रे नोज़ल लगा रही हैं जिससे आपका आउटडोर ठंडा रहेगा। उसको बिल्कुल ना लगवाएं, बिल्कुल भी मत लगवाना, क्योंकि उसके अंदर जो पानी, जब आपके जो है आपके उसके एवापोरेटर पे लगेगा, आउटडोर यूनिट पे जब पानी पड़ेगा तो वो ख़राब हो जाएगा, गल जाएगा। उसको नहीं लगवाना। आउटडोर के ऊपर आपको कुछ नहीं लगवाना होता, सिर्फ उसके ऊपर सनशाइड लगवाना होता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। अब स्टेप बाय स्टेप मैं बताता हूँ कि क्या होता है। उसके बाद वो आपके पाइप, 2 पाइपों को लेंगे, 1 मीटर वो एक्स्ट्रा तार निकाल के रखेंगे, और फिर आपके जो केबल है, 4 कोर की केबल है, उसको आपके पहले तो वो पाइप लेंगे, लेंथ के हिसाब से पाइप लेंगे, अपने मेज़र कर लेना। आप हाथों हाथ उसी टाइम मेज़र करें, नापें, उनसे देख लें कि भाई वो लिमिट में ही पाइप काट रहे हैं या एक्स्ट्रा पाइप काट रहे हैं। क्योंकि जितना ज़्यादा सेल होगी कॉपर की उतना ज़्यादा इनके लिए बेनिफिट होता है। तो आप देख लें हाथों हाथ, जिस टाइम वो टेपिंग कर रहे हो, जिस टाइम पहले वो आपके सोल्डर करेंगे एक्स्ट्रा पाइप को, आपके करंट पाइप जो मिलता है इसके साथ में ट्यूब मिलती है, उसमें उसको सोल्डर करेंगे, उसको टाँका लगाएंगे, सोल्डर करेंगे, और सोल्डर करके फिर जो है वो उसको जो है अंदर डालेंगे। तो इसलिए सोल्डर करने से पहले ही आप उनसे देख लें कि वो पाइप जो है वो एक्स्ट्रा काट रहे हैं। 1 मीटर तक वो आराम से ऊपर काट सकते हैं, अच्छी बात है। 1 मीटर जो है आपके मेजरमेंट से 1 मीटर ऊपर काट रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने हिसाब से देख लें, क्योंकि वो टेढ़ा मेढ़ा करके इधर उधर घुमा फिरा के कॉपर को एक्स्ट्रा लगा देते हैं। तो अपने हिसाब से देख लें कि आपको कॉपर कहाँ से कहाँ ले जानी है। कॉपर की पाइप में जितने ज़्यादा बैंड होंगे उतनी आपकी कूलिंग पे फ़र्क पड़ेगा। 5% से लेकर 10% तक फ़र्क पड़ेगा। और जब भी बैंड होगा तो बैंड में ध्यान रखना है, बैंड करते वक्त तो ट्यूब बेंडर लेके आए साथ में। कई बार नहीं भी लेके आते हैं, वो बैंड करते, हाथों से बैंड कर देते हैं। अगर आपकी ट्यूब जो है वो गोलाई में नहीं मुड़ी है और एकदम से जो है सीधी सीधी मुड़ गई, उसमें किंक बोलते हैं, किंक आ जाता है, यानी वो बीच में से दब जाती है। आपकी जो कॉपर की पाइप हो कहीं से दब जाती है, मोड़ते वक्त दब जाती है, और दबनी नहीं चाहिए। अगर मोड़ते वक्त दब गई तो उसका तुरंत फ़ोटो लें। आपको फ़ोटो लेना है और फ़ोटो लेके तुरंत उनसे बात करनी है कि भाई ये कॉपर की पाइप को चेंज करो, इसमें बैंड होने की वजह से वो कॉपर की पाइप बीच में से मुड़ गई है। उसको बिल्कुल ना लगवाएं, उससे आपकी कूलिंग में 10% से लेके 20% तक फ़र्क पड़ जाएगा। इसलिए उसको बिल्कुल ना लगाएं। उस पाइप को हटवा दें, कटवा दें, अगर वो बैंड की वजह से मोड़ते वक्त बीच में से दब गई है तो। उसके बाद वो क्या करेंगे, उसके बाद वो जो है आपके पाइप को, पतली पाइप, डिस्चार्ज पाइप और दूसरी पाइप, मोटी पाइप और पतली पाइप को, दोनों को आपस में मिला के उसके ऊपर फोम चढ़ाएंगे। इंसुलेशन फोम जो है दोनों पे चढ़ाएंगे। इंसुलेशन फोम चढ़ाते वक्त आपको ध्यान रखना है, जब वो टेपिंग करेंगे यानी उसको ऊपर टेप लगाएंगे तो इंसुलेशन फोम, 2 इंसुलेशन फोम की लेंथ आती है मेरे ख्याल से 3-3 मीटर की, ऐसे कुछ आती है, शायद 3 मीटर या 1 मीटर की कुछ आती है। जहाँ वो दोनों पाइप आपस में, जो इंसुलेशन आपस में टच होती हैं, उसको अच्छे से टच कराएं। जहाँ पे वो टच हो रही है उसके ऊपर एक टेप और कराएं, यानी कि जहाँ पे उस इंसुलेशन फोम के पाइप का जो जॉइंट आ रहा है आपस में जो टच हो रही है, वो टच होने के पहले एक टेप कराएं। उससे क्या होगा कि अगर उस इंसुलेशन फोम के ऊपर बीच में अगर कोई गैप रहेगा तो वहाँ पे वो मॉइस्चर खींचेगा और वहाँ से वो गीली हो जाएगी। तो एक राउंड टेप करा के उसके बाद फिर पूरी फाइनल टेपिंग कराएं, इंसुलेशन लगा के प्रॉपरली। अपने साथ एक्स्ट्रा टेप ख़रीद लें मार्केट से, 100 रुपये की आएगी,
उनके टेप लगाने के बाद उनको टेप पकड़ाएं, भाई ये भी लगाओ, इसके चार्जेस चाहे अलग से सेपरेटली ले लेना। उस टेप को डबल चढ़वाओ, आप डबल टेप चढ़वाओ, जितना टेप रहेगी उतना आपका जो है इंसुलेशन प्रोटेक्टेड रहेगा। उसके बाद टेप चढ़ाने के बाद जब वो पूरी लेंथ के हिसाब से केबल उसमें बांध देंगे, उसके अंदर जो है प्रॉपरली वो अडेप्टर वगैरह नोज़ल वोज़ल जो भी उनके होते हैं अडेप्टर वगैरह ब्रास के, वो जोड़ देंगे। उसके बाद वो आपकी पाइप को डालेंगे। पाइप डालने के बाद आपको क्या करना है, पाइप डालने के बाद वो जो है पाइप डालने के बाद वो कनेक्ट करेंगे, नीचे आएंगे, नीचे से कनेक्ट करेंगे। नीचे कनेक्ट जब करेंगे तो जहाँ पे जॉइंट आता है अडेप्टर के अंदर, अडेप्टर वो टाइट करते हैं जहाँ पर, वहाँ पर भी आपको प्रॉपर इंसुलेशन बंधवानी, प्रॉपर इंसुलेशन लगा के उसको अच्छे से टेपिंग करानी है। टेपिंग कराने के बाद जब नीचे से ऊपर से दोनों तरफ से टेपिंग हो जाए, उसके बाद वो उसको आउटडोर यूनिट में कनेक्ट करेंगे। आउटडोर यूनिट में कनेक्ट करते समय जो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, जो तार है पाइप है, वो आउटडोर यूनिट में नीचे की तरफ से ऊपर को अंदर जाएगी, तो उसका कवर ज़रूर लगाएं। उसके ऊपर कवर ज़रूर लगा होना चाहिए, प्लास्टिक का कवर होता है जो उससे पानी वानी से बचाता है। वायर केबल लगने के बाद, एसी की पाइप लगने के बाद आपको वैक्यूमिंग करानी मैंडेटरी है, यानी वैक्यूमिंग हर हालत में ज़रूरी है। बहुत सारे बंदे ये बहुत बड़ी गलती करते हैं कि आपके पाइप से वैक्यूमिंग नहीं कराते हैं। एसी वाले बोलते हैं अरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैक्यूमिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये पतली सी पाइप है। क्या होता है मैं बताता हूँ। अगर आपके एसी के पाइप में अगर 1% भी अगर मॉइस्चर है, जितना ज़्यादा आपके पाइप में, ये कॉपर की पाइप में अगर मॉइस्चर होगा, हवा होगी, तो उतना ही आपके कंप्रेसर को डैमेज करेगी, उतनी लाइफ आपके कंप्रेसर की ख़त्म हो जाएगी। आपको पाइपें लगने के बाद, अच्छे से टाइट करने के बाद, आपको वैक्यूम पंप लगवाना है। कम से कम 15 मिनट तक वैक्यूम पंप चलना चाहिए, कम से कम 15 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 25 मिनट। वैक्यूम पंप जितना ज़्यादा चलेगा उतना अच्छा रहता है। तो ऐसा नहीं है कि आप 1 घंटा वैक्यूम पंप चलाएंगे, ऐसा नहीं है। ट्यूब की लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी जो टोटल ट्यूब लेंथ है, टोटल पाइप की लेंथ है, अगर आपकी 6 मीटर 10 मीटर तक है तो आप 20 मिनट तक कराएं, 25 मिनट तक कराएं। उससे ज़्यादा लंबी है तो 25 मीटर नहीं, 6 मीटर 7 मीटर 10 मीटर तक है तो आप 25 मिनट तक वैक्यूमिंग कराएं। आपकी अगर पाइप जो है 3 मीटर तक है, 4-5 मीटर तक है, तो 15 मिनट तक वैक्यूमिंग करानी चाहिए। वैक्यूमिंग कराने के बाद अब वो क्या करेंगे, उसके अंदर से सारी हवा निकल जाती है। वैक्यूमिंग से क्या होता है, सारी हवा निकल जाती है। पाइप के अंदर मौजूद मॉइस्चर होता है, फालतू की गैसेस होती हैं जो हमारे कंप्रेसर को डैमेज करते हैं, सिस्टम को डैमेज करती हैं, वो सारी निकल जाती हैं। निकलने के बाद जब उसको फिर वो जो है वैक्यूम वाले एरिया को टाइट कर देंगे, बंद कर देंगे। उसके बाद वो गैस रिलीज़ करेंगे। हल्की सी गैस रिलीज़ करते वक्त वो देखेंगे कि गैस कहीं और से लीक होने की आवाज़ तो नहीं आ रही। वो खुद करेंगे, एक्सपर्ट लोग हैं, अगर कंपनी से बुलाएंगे तो एक्सपर्ट लोग हैं, वो खुद इस चीज़ को चेक करेंगे। उसके बाद गैस रिलीज़ करने के बाद आपकी जो गैस स्टोर होती है वो आउटडोर यूनिट के पूरे सिस्टम के अंदर स्टोर रहती है। अगर आपकी 7 साढ़े 7 मीटर 8 मीटर तक भी अगर आपकी जो है पाइप है तो उसमें आपको एक्स्ट्रा गैस डलवाने की ज़रूरत नहीं होती है। पर अगर आपकी 10 मीटर 12 मीटर तक पहुंच रही है तो थोड़ी सी गैस एक्स्ट्रा उसमें डलवानी पड़ती है। 5 ग्राम के आसपास पर मीटर, 5 ग्राम के पर मीटर के आसपास आपको गैस डलवानी पड़ती है। ज़्यादा गैस भी कंप्रेसर को डैमेज करते तो ज़्यादा भी ना हो पाए, और कम रहेगी तो जो है आपके जो इसमें फ्रीजिंग की प्रॉब्लम आएगी। गैस कम रहेगी तो आपके जो पाइप है वो फ्रीज़ हो जाएंगे। इसके आपके इंडोर यूनिट के अंदर हवा के साथ साथ धुंध फेंकेगी, तो जो इसके ऊपर बर्फ़ जमने लग जाएगी, जो सही नहीं होता। अगर पाइप के अंदर बर्फ़ जम गई तो फिर आपकी गैस जो है प्रॉपर्ली सर्कुलेट नहीं हो पाती है, तो इसलिए प्रॉपर गैस होना भी ज़रूरी है। आपके एसी में गैस कम है तो वो फ्रीजिंग करेगी, बर्फ़ जमेगी, पानी बहुत ज़्यादा टपकेगा, बहुत ज़्यादा पानी टपकेगा, तो गैस कम होने के लक्षण ये होते हैं। तो
अब क्या होता है, उसके बाद फिर वो आपके कनेक्शन करके उसके बाद फिर वो गैस खोल देंगे। उसके बाद वो चेक करेंगे, जॉइंट्स पे चेक करेंगे कि वहाँ पे जो है, जहाँ भी जॉइंट उन्होंने लगाए हैं वहाँ पे वो चेक करेंगे गैस लीक तो नहीं हो रही। आपको आउटडोर यूनिट पे जो जॉइंट होता है, आउटडोर यूनिट पे जहाँ पे कनेक्शन करते हैं पाइप का, अपने टूल्स की मदद से वो कनेक्ट करते हैं, वहाँ पे भी गैस चेक करानी है। साथ ही साथ उनसे टेपिंग जो है ना, वो आते ही यहाँ पर इधर जॉइंट होगा, उस जॉइंट पे इधर जो जॉइंट होता है उस जॉइंट को पहले ही टेपिंग कर देंगे। उनसे बोलना है टेपिंग नहीं करनी है, उनसे सीधा ये बोलना है कि भाई पहले जो गैस खोलोगे यहाँ भी मुझे, इस जॉइंट पे भी, इस कनेक्टर पे भी मुझे जो है वो साबुन का पानी लेके, झाग लेके वो यहाँ पे भी जो है आपके डालेंगे, यहाँ पे भी चेक करेंगे, ऊपर भी चेक करेंगे कंप्रेसर जहाँ पे आउटडोर यूनिट होगी उसके ब्रास के कनेक्टर में भी जॉइंट में चेक करेंगे, और यहाँ भी चेक करेंगे। यहाँ पे आपको ज़रूर चेक कराना है क्योंकि एक जॉइंट यहाँ भी है, एक जॉइंट ऊपर भी है। वो क्या करते हैं, यहाँ पे टेपिंग कर देते हैं और अपनी वहाँ पे ऊपर फॉर्मेलिटी पूरी कर देते हैं, वो नहीं करनी। जहाँ जहाँ आपके जॉइंट है वहाँ पे गैस आपको चेक करानी है कि गैस कम तो नहीं है। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, उसके बाद अगर गैस लीक नहीं है, हल्की सी भी गैस लीक नहीं है गैस छोड़ने के बाद, उसके बाद आप इसको इंसुलेशन को प्रॉपरली जो है टेपिंग करा दें, इंसुलेशन करा के टेपिंग करा सकते हैं। उसके बाद जो पहला स्टेप आपका, जो गैस वैस चेक होने के बाद, सब कुछ चेक होने के बाद आपका पहला स्टेप ये रहेगा, अगर आपके यहाँ पे बिजली की प्रॉब्लम है, आपके जो फ्लक्चुएशन होती है, अगर आपके 10 वोल्ट 20 वोल्ट तक फ्लक्चुएशन होती है, तो आपको इन्वर्टर के लिए स्टेबलाइज़र लेना ज़रूरी है। अगर आपके फ्लक्चुएशन नहीं है तो फिर स्टेबलाइज़र लेने की ज़रूरत नहीं है, वो आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा। तो स्टेबलाइज़र लेने की, फ्लक्चुएशन वाली जगह पे ही इन्वर्टर की स्टेबलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है। अब जब सब कुछ होने के बाद आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि एसी को फुल पावर पे 16 पे करके, फुल हवा पे, फुल एयर पे, एयर स्पीड पे उसको चालू कर देना है। जब वो चालू हो जाएगा, चालू होने के बाद उसको चलने देना है। लोगों को उनको चाय पानी पिला सकते हैं आप, इतने टाइम में जो है आपका एसी भी टेस्ट हो जाएगा। जो है अगर आपको कूलिंग में फ़र्क नहीं लगता है, कूलिंग अगर सही से प्रॉपर नहीं हो रही है, 10 बाय 12 का कमरा आपको बिल्कुल चिल्ड कर देना चाहिए कि आपको मजबूरी में उसको बंद करना पड़े, तो उससे आपकी कूलिंग भी टेस्ट हो जाएगी और जो गैस वगैरह होती है उसकी प्रॉपरली सर्कुलेट भी हो जाएगी स्टार्टिंग में। उसकी मतलब कहने का मतलब है आपके एसी की स्टार्टिंग में औकात पता चल जाएगी, तो उससे काफ़ी सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी, कूलिंग सही से हो रही है नहीं हो रही है, या कोई इसमें एरर आ गया है। हाई फुल स्पीड पे, फुल पावर पे चलाने के बाद इसमें अगर आपको लगता है कोई एरर शो करने लग गया है, तो इसका मतलब उसमें इंस्टॉलेशन के टाइम पे गड़बड़ हो गई है। तो उसको इसलिए हल्के फुल्के इसी में जो है पता नहीं चलता, हल्के फुल्के टेम्परेचर पे, स्पीड पे पता नहीं चलता कि गैस में इश्यू था या लीक कर गई या कंप्रेसर पे पूरा लोड पड़ा नहीं पड़ा। तो इसलिए आपको उसको 16 पे करके, प्रॉपरली 16 पे करके, फुल एसी पे करके उसको चला दें। उससे उसकी गैस की एफिशिएंसी, उसकी कंप्रेसर में कोई फॉल्ट होगा तो वो पता चल जाएगा, सब चीज़ें आपको हाथों हाथ पता चल जाएगी। उसके बाद आप उसको नॉर्मली यूज़ कीजिए। अब बिलिंग की बारी आती, बिल कैसे बनाएंगे, वो बिल बनाएंगे आपका इंस्टॉलेशन चार्जेस जो भी आपके कंपनी के होंगे 1200 वगैरह प्लस जीएसटी, आपके जितनी एक्स्ट्रा पाइप लगी है उसके चार्जेस जोड़ेंगे, जैसे कि 1003 रुपये मेरे लगे थे इंक्लूडिंग जीएसटी, एक्स्ट्रा पाइप के जोड़ेंगे। और अगर आप कोशिश करिए, अगर आप आउटडोर यूनिट का स्टैंड जो है अगर आप खुद कंपनी मार्केट से ख़रीद के लाते हैं तो वो पतला सा हल्का सा ना ख़रीद के लाएं। ये भी 2 तरह के आते हैं, कुछ 1.5 किलो, कुछ 2.5 किलो, इस तरह का आता है, 2 तरह के आते हैं। तो आपको हैवी लेके आना है क्योंकि आपका एसी के जहाँ पे इंस्टॉलेशन करेंगे, अगर आपका आउटडोर के यूनिट की इंस्टॉलेशन अगर वॉल पे हो रही है तो गलती से भी प्लास्टिक की किट्टी नहीं यूज़ करनी है, प्लास्टिक के फास्टनर यूज़ नहीं करने हैं। आपको कम से कम 4 इंच या 3 इंच तक चलेगा अगर आपकी वॉल सही है। कोशिश करिए 4 इंच तक का फास्टनर, लोहे का फास्टनर आपको वहाँ पे यूज़ कराना है, और 4 फास्टनर कम से कम होने चाहिए जिस पे आपका वॉल पे एसी का आउटडोर जो है टिकेगा। वहाँ पे प्रॉपर सर्कुलेशन होनी चाहिए, वहाँ पे ऐसा ना हो कंजस्टेड से एरिया में उसको लगा दे क्योंकि उससे उसकी हीट बाहर नहीं निकल पाएगी।
ओपन एरिया में एसी को लगाना है, पाइप की कंजूसी ना करें। ओपन से ओपन एरिया में जितना लगाएंगे उतना ही आपका बिजली का बिल बचेगा। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी सारी चीज़ें आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता चली होंगी और आपको एसी से ख़रीदने से लेके उसकी इंस्टॉलेशन तक आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है वो इस वीडियो में आपको पता चला होगा। तो जिन लोगों ने भी इस वीडियो को पूरा देखा है उनके काफ़ी सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। जिनके नहीं हुए हैं वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उनको डिटेल में जानकारी दूंगा। अगर आप एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ जाते जाते, अगर आप अपनी कॉपर की पाइप खुद लेके आते हैं तो फिर वो इंसुलेशन भी आपको लानी पड़ेगी। आपको उसकी गैस की जो जिससे वो गर्म करते हैं, गैस का जो बर्नर होता है उनका, वो भी आपको खुद ख़रीद के लाना पड़ेगा। जो सोल्डर करते हैं वो वायर भी आपको खुद ख़रीद के लानी पड़ेगी और वो आपकी थोड़ी उससे भी ज़्यादा महंगी पड़ जाएगी। साथ में क्या होता है, हर पर मीटर के हिसाब से इंस्टॉलेशन के कॉपर के चार्जेस लेंगे, वो आपकी थोड़ी महंगी पड़ जाएगी, उससे महंगी पड़ जाएगी। तो इसलिए आप कॉपर की पाइप तो उन्हीं से लगवाएं। बेशक से क्या होता है कि वो थोड़ी हल्की क्वालिटी। एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको, जाते जाते मैं बताना चाहता हूँ कि जो कॉपर की पाइप आपके एसी में लग रही हो, एसी के साथ मिली हो, उतनी ही हैवी पाइप वो खुद लेके आए। ऐसा ना हो कि आपके एसी के अंदर जो एक अच्छी स्टैंडर्ड क्वालिटी की पाइप आती है उससे हल्की पाइप लाके वो लगा देते हैं। वो हल्की में भी आती है, हैवी में भी आती है, हल्की में भी आती है। तो आपके एसी के साथ जो पाइप आती है वो हैवी आती है, वैसी ही पाइप वो लेके आए। अगर वो बिल्कुल हल्की सी आ रही है, उसमें आवाज़ आ रही है, टन टन की आवाज़ आ रही है, हल्की सी पाइप है, बिल्कुल हाथ से अंगूठे से दबाने से वो नहीं दबनी चाहिए। ऐसे आप बीच में से कहीं से पाइप पकड़े और ऐसे पाइप पकड़ के उसको दबाएं पूरी जान लगा के। अगर वो दब जाती है तो वह पाइप बिल्कुल आपको यूज़ बिल्कुल नहीं करनी है। ये इसका टेस्ट है। पाइप को हाथ में पकड़ना है और अंगूठे से जान लगा के उसको दबाना है। वो दबनी नहीं, आपके अंगूठे से दबेगी नहीं, वो ऐसी हैवी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।